So, hello everyone. My name is Vaibhav Tiwari. I am from Triple IT Sri City, and today we'll start our new chapter, Wave Optics. तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज. तो चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स. हमको नाम से ही पहले चैप्टर का ब्रीफ लेना है कि चैप्टर में है क्या. तो जब हम चैप्टर का नाम ठीक से समझ जाते हैं तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि चैप्टर का कंटेंट क्या होगा, तो समझने में थोड़ी आसानी होती है. तो वेव ऑप्टिक्स. तो वेव तो आप लोग को पता ही है. वेव मतलब जो ट्रेवल करती है. वेव जो ले तो पानी में भी जो वेव्स चलती है वही वेव की बात हो रही है. उस टाइप की बात हो रही है, वो वेव की बात नहीं हो रही. पर वेव सब जो नेचर होता है उससे ही होता है. वेव ऑप्टिक्स. तो हम लोग इस चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर जो है फिजिक्स का है. तो फिजिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्स होते हैं. तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे और जहां पे भी थ्योरम या फिर प्रॉब्लम आएंगे हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के अंदाज में. बाकी हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे ताकि हमसे कोई भी लाइन छूटे ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी हमसे वो मिस हो जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. तो पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. In 1637, Descartes gave the Cospeller model of light and derived Snell's law. तो 1937 में डेस्कार्टेस ने एक कॉस्पेलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था जिससे स्नेल लॉ आया था. इट एक्सप्लेन द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट ऑन द एट एन इंटरफेस. तो ये जो लॉ था ये ऐसा था कि इसमें हमने लाइट को पार्टिकल फॉर्म में माना हुआ था. The Cospeller model predicted that if the ray of light on reflection bends towards the normal, then the speed of light would be greater in the second medium. ये लाइन अपने को समझनी है पहले. तो ये अपना कोई भी प्लेन है, यहाँ पे कोई वेव आई और इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, जो 90 डिग्री बनाती है अपने प्लेन से. ठीक है. तो अपनी इंसिडेंट रे आई और अगर सी नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम. तो इसका ये कहना है कि अगर से नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है तो इसकी स्पीड जो ऑफ लाइट होगी वो इंक्रीज होगी. मतलब जैसे इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हुई v1, इस मीडियम में हुई v2. तो यहाँ पे कहना है इनका v1 इज लेस देन v2, ऐसे इनका कहना था. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सही था गलत था क्या था. बस उनने ये मॉडल दिया था और उसमें लिखा था कि v1 इज लेस देन v2. तो हम आगे चलते हैं. द कॉस्पेलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय आइजैक न्यूटन इन हिज फेमस बुक एंटाइटल्ड Optics, and because of the tremendous popularity of this book, the Cospeller model is very often executed by Newton. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉ तो डेस्कार्टेस ने दिया था पर न्यूटन ने उस पर आगे रिसर्च की और अपनी बुक में उस बारे में लिखा. तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया. तो सब लोग उस लॉ को न्यूटन के नाम से जानने लगे. पर ये रिसर्च जो की थी डेस्कार्टेस ने की थी, न्यूटन ने बस उसको आगे बढ़ाया था. तो आगे बढ़ते हैं. 1678 में द डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन ह्यूजेंस पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. इट is this wave model of light that we'll discuss in this chapter. हाँ, जैसे कि चैप्टर का नाम हमने बताया था वेव ऑप्टिक्स, तो हम इसमें वेव के बारे में पढ़ेंगे. पर डेस्कार्टेस ने ये कहा था कि पार्टिकल फॉर्म में होता है. पर फिर इधर जो अपने डच फिजिसिस्ट है क्रिस्टियन ह्यूजेंस, इनका नाम याद रखिएगा, इनके नाम पे लॉ वगैरह भी आगे पे. तो इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं, वो एक वेव फॉर्म में चलती है. तो आगे बढ़ते हैं. As we'll see, the wave model could satisfactorily explain the phenomenon of reflection and refraction. जो पार्टिकल फॉर्म था उसमें जो रिफ्लेक्शन मतलब ये किसी सरफेस पे आके बाउंस बैक होना, और रिफ्रैक्शन होता है ये किसी सरफेस में जाना और नॉर्मल के तरफ या फिर नॉर्मल से दूर बैंड हो जाना, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी थी किसको, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को. तो इट प्रेडिक्टेड दैट ऑन रिफ्रैक्शन इफ द बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस इन द सेकंड मीडियम. तो ये वाली बात हम लोग ध्यान देंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द वेव बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस इन द सेकंड मीडियम. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, डेस्कार्टेस ने कहा था कि v1 छोटा होगा v2 से, बट ह्यूजेन ने इसका कॉन्ट्रडिक्शन बताया और उसने कहा अगर से ये जो अपनी लाइट है ये वाली ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है तो अपना v2 जो है वो लेस होगा v1 से. तो ये पूरी उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी. तो अब समझ नहीं आ रहा था लोगों को कैसा क्या करा जाए. फिर उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इट वॉज मच लेटर कंफर्म बाय द एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म किया गया कि अपने जो ह्यूजन साइंटिस्ट थे वो सही थे और डेस्कार्टेस की थ्योरी थोड़ी गलत थी. तो it was shown that the speed of light in water is less than the speed of air, confirming their prediction of wave model. यहाँ पे लिखा है confirming the prediction of the wave model, मतलब wave model को सच मान लिया गया था. फोकल्ट carried out experiment. फोकल्ट नाम के कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपना कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा. तो सब कुछ 1850 तक कंफर्म हो गया कि वेव थ्योरी होती है. पहले लग रहा था लोगों को कि पार्टिकल थ्योरी होती है.
तो इस चैप्टर में हम लोग वेव के बारे में ही बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेव थ्योरी वाज नॉट रेडिली एक्सेप्टेड प्राइमरली बिकॉज ऑफ न्यूटन ऑथोरिटी। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि न्यूटन उस टाइम पे कुछ जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने तो अपनी किताब में कह दिया था कि वेव फॉर्मेट नहीं, पार्टिकल फॉर्मेट होता है। तो उस न्यूटन को उस जमाने में बहुत बहुत सारे लोग मानते थे कि हाँ ये बड़े साइंटिस्ट है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वेव फॉर्म में होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि वेव फॉर्मेट में तो होती है, तो वेव फॉर्मेट में होती है तो लाइट तो वैक्यूम से ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। तो ये थोड़ा बहुत चल रहा था वहां पे, मतलब अभी लोगों को कंफर्म नहीं था कि वेव बोले या फिर पार्टिकल बोले। तो आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। एंड इट वाज फेल्ट दैट वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। जैसे कि यहाँ पे लोगों को लगता था कि मीडियम चाहिए अपने वेव को चलने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाउएवर व्हेन थॉमस यंग परफॉर्म हिज famous interference experiment in 1801, it was firmly established that wave is indeed light is indeed a wave phenomenon. तो 1801 पे आ गए हम लोग, अभी तक हम लोग चल रहे थे 1600 में, अभी हम लोग 1800 में आ गए। 1800 में थॉमस यंग इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनमें एक एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये एक वेव फॉर्म है लाइट का। लाइट जो है वेव फॉर्म है, ना कि पार्टिकल। तो बात तो अभी भी ये थी कि जो अपनी लाइट थी वो तो वेव है, और वेव वैक्यूम में ट्रेवल कैसे करेगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। फॉर एग्जांपल द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज 0.6 माइक्रोमीटर। Because of smallness of wavelength of visible light in comparison to the dimension of mirror and lenses, light can assume to approximately travel in straight lines. यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया जाता है, करते नहीं है ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है काफी छोटा है। मैं आपको वेवलेंथ पहले समझा देता हूँ, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है ये टोटल टोटल डिस्टेंस है ना, ये होता है वेवलेंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेवलेंथ काफी छोटा है, मतलब ये ऊपर वाला बड़ा है, ये उससे छोटा है, नीचे वाला उससे छोटा है, काफी छोटा मतलब नियरली ये, तो उसको सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मान दिया जाता है, किसको, लाइट को। तो हमको अभी ये पता चल गया कि लाइट वेव फॉर्म में है और वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर अभी भी लोगों को ये नहीं पता था ये वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करी है, क्योंकि वेव को तो मीडियम से ये होता है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इसके बारे में। दिस कहाँ पे थे हम लोग, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। ये प्रीवियस चैप्टर की बात चल रही है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच वन कंप्लीटली नेग्लेक्ट्स द फिनिटनेस ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मानते ही नहीं कि मतलब वेव कहते वेव फॉर्मेट होती, मानते कि मतलब स्ट्रेट लाइन ही होती। वो इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन के कारण है, बाकी वो होती वेवलेंथ भी उसकी लेकिन काफी छोटी है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एंड रे इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इन द लिमिट्स ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो। जैसे कि हमने कहा भी वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो है, तो उसको स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो आगे चलते हैं अपन। After the interference experiment of Young in 1801, for the next 40 years or so, many experiments were carried out involving the interference and diffraction of light waves. जैसे कि हम जानते हैं अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहे 1801 से, जो है यंग जो साइंटिस्ट है वो काफी इस फील्ड में वो थे, माने जाते थे, तो वो लोग वो काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो चलते हैं हम लोग तो ये जो साइंटिस्ट है यंग, ये मान के चल रहे थे कि अपना जो मॉडल है वो वेव मॉडल ऑफ लाइट है, तभी इनके एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो रहे थे। तो ये बात बता रही थी कि जो लाइट है वो वेव ही है, मतलब ये कंफर्म कर रहे थे धीरे धीरे बहुत सारे प्रूफ दे देकर कि वेव जो है, लाइट जो है वो वेव फॉर्म में चलती है। तो thus around the middle of the 19th century the wave theory seemed to be very well established। जैसे कि हमने अभी भी कहा very well established, अभी तक एक कंफर्म ही हो गया था कि वेव फॉर्म में चलती है। The only major difficulty was that since it was thought that wave required a medium for its propagation, जैसे कि हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात किया था ये वाली लाइन के बारे में, was thought that the wave required a medium for its propagation. How would light waves propagate through vacuum? बात तो अभी भी सही थी, लाइट वेव जो थी प्रोपोगेट कैसे कर सकती थी वैक्यूम मीडियम में, क्योंकि उसको तो मीडियम चाहिए रहता है। तो दिस वाज एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light
Maxwell had developed a set of equations describing the laws of electricity and magnetism, and using these equations, he derived what is known as the wave equation, from which he predicted the existence of electromagnetic wave. तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है अपने ईयर है मैक्सवेल जी, तो इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारी इक्वेशंस दी, तो इन्होंने ऐसे कुछ बताया कि ऐसे कुछ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनने अपने एक्सपेरिमेंट किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कुछ होती। फ्रॉम द वेव इक्वेशन मैक्सवेल कुड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने उसकी स्पीड निकाली इन फ्री स्पेस, बोले तो वैक्यूम, जैसे कि हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, इन्होंने वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड निकाली। He found that the theoretical value was very close to the measured value of speed of light। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो बात यह है कि इनने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव पर रिसर्च की और इनने वैक्यूम में उसकी स्पीड निकाली, और जो स्पीड उसकी वैक्यूम में आई वही अपनी जो लाइट थी, लाइट जो थी उसकी स्पीड के नियरली इक्वल आ गई, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रॉम दिस ही प्रोपाउंडेड दैट द लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर यहां से कंफर्म हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए लगता है। तो ये पूरा कंफर्म हो चुका था कि लाइट एक वेव फॉर्म में है, क्योंकि उसको मीडियम भी नहीं लग रहा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर थी। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर चुके थे कि लाइट एक वेव है, वो वैक्यूम में इस प्रकार से चल रही थी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज थी। Thus, according to the Maxwell, light waves are associated with changing electric and magnetic fields। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वर्ड से आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपने शायद पुराने चैप्टर्स में पढ़ा होगा या फिर आगे चल के पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब जब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको ऊपर ऊपर इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रो मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आपको ऊपर ऊपर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इस चैप्टर में उसकी कोई जरूरत। तो हम लोग कहाँ पर थे, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक and magnetic field result in the propagation of electromagnetic waves or bright waves even in the vacuum। ये वाली लाइन पर हम लोग ध्यान देंगे। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ऐसे ऐसे लाइट चलती है। जैसे मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है, फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे लाइट जो है आगे बढ़ रही। तो हम लोग अपना कोड क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया कि वैक्यूम में कैसे चल रही। तो इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्कस द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ द ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड डिराइव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अभी अभी मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक होना लाइट का। रिफ्रैक्शन मीडियम में घुस जाना, घुस जाना मतलब ये या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या तो नॉर्मल से अवे बैंड होगी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब नॉर्मल की तरफ जाती है और कब नॉर्मल से अवे जाती है। तो कहाँ पे ध्यान लोग डिराइव द लॉ इन सेक्शन 10.4 एंड 10.5 ये आगे पढ़ेंगे लोग। विल डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस which is based on the principle of superposition। In section 10.6 we will discuss the phenomenon of diffraction which is based on Huygens Fresnel principle। तो वो ये बता रहा है कि आगे हम चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये सुपर पोजिशन लिखा हुआ है, ये टर्म से आप अभी डरिए मत, या आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो सब कुछ इजी लगने लगे। फाइनली इन सेक्शन 10.7 विल डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन। ये भी एक टॉपिक है। अभी से हम लोग टर्म पढ़ेंगे तो अभी से डर जाएंगे, डरने की सोच रहे, विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हमको पता था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी यहाँ पे नया वर्ड आ गया ट्रांसवर्स, सब आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आ गया ह्यूजेंस प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको कहा था, ह्यूजेन ने कहा था कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म में चलती है, तो उनका एक प्रिंसिपल है। चलिए देख 10.2 जो हमारे 10 था वो था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बस ब्रीफ किया था इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने 10.2 ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल का कहना ये था, वी वुड फर्स्ट डिफाइन अ वेव फ्रंट। व्हेन हम लोग वेव फ्रंट में आगे आपको बताता हूँ वेव फ्रंट क्या होता है। व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन ऑन अ काम पूल ऑफ वाटर
waves spread out from a point of impact. Every point on the surface starts oscillating with time. At any instant, a photograph of the surface would show circular rings on which the disturbance is maximum. तो इस फिगर पर आ जाते हैं, चलिए इसी पर आ जाते हैं। एक इनका ये कहना है कि अर्थ है एक नदी या फिर तालाब, नदी तो चलते रहती है, तालाब ले लेते हैं, जो है काम पूल ऑफ वाटर, मतलब एक तालाब है, एकदम काम है, उसमें पानी इधर उधर फ्लो नहीं हो रहा, उसमें हमने बीच में एक पत्थर मारा। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम बीच में पत्थर मारेंगे तो वहां से वेव्स जनरेट जो बाहर की तरफ चल रही है। तो ह्यूजन का कहना यह था कि जैसे यहाँ पे वेव्स चल रही है वैसे ही लाइट वेव भी चलती है। अर्थ से जिस जैसे हमने पत्थर मारा वो एक सोर्स हो गया, तो वहां से जैसे वेव्स निकली वैसे ही लाइट वेव चलती, एक के बाद जो फिर अगला लाइन है, एट एनी इंस्टेंट अ फोटोग्राफ ऑन द सरफेस वुड शो सर्कुलर विंग्स ऑन विच द डिस्टेंस इज मैक्सिमम। जैसे आपने पत्थर मारा, एक ऐसी वेव होती है जिसका डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा उछाल होती है, उस उछाल को यहाँ पे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करेंगे। तो वो जो होता है एक उसमें वेव में मैक्सिमम होता है, वही वही वेव आगे जाते जाती है, तो ऐसे ही वेव प्रोपोगेट करती है, ऐसा ह्यूजन का कहना था। Clearly, all points on such a circle are oscillating in same phase because they are at a same distance from the source. तो इनका ये कहना था कि ये जो एक सर्कल है, ये वाला पकड़ लेते हैं हम लोग, इस पे जितने भी पॉइंट है दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये सारे सोर्स, ये जो अपना सोर्स है, इससे एक ही डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स, और ये जो है सेम फेस में चल रहा है। सेम फेस मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ऊपर होगा तो यहाँ पर भी ऊपर होगा, यहाँ वाला पॉइंट भी ऊपर होगा, ये वाला पॉइंट भी ऊपर होगा, और बाकी जो होंगे इसके आगे और पीछे जो पॉइंट होंगे वो सेम फेस में चलेंगे। जैसे ये वाला सर्कल ले लेते हैं अगली बार में, ये जो है सेम फेस पे, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है सोर्स पॉइंट से इक्वल है। तो इनका यही कहना था, जो भी एक सर्कल लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जिसका रेडियस जो है सोर्स से ये होगा, तो जो फेस होगा सारे पॉइंट्स का इक्वल होगा। सच अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच ऑसिलेट्स इन फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट्स। तो मैंने आपसे कहा था वेव फ्रंट आगे पढ़ेंगे, इस फिगर पे आ जाते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। तो ये सर्कल पे जो है सारे पॉइंट्स एक फेस में हैं, जो पॉइंट्स सारे एक फेस में होते हैं उस पूरे पॉइंट्स को जो लोकस होता है, लोकस बोले तो सारे पॉइंट्स को मिला के जो फिगर बनता है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। तो ये अपना एक वेव फ्रंट हो गया, ये एक सर्कल जो हो गया ये पूरा हो गया एक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बोले तो वेव किस फॉर्म में चल रही है, यहाँ पे स्पेरिकल वेव है तो ये इस सर्कल में चल रही है, क्योंकि इसका सोर्स जो है एक ही है तो वेव ऐसे चल रही है, तो वेव फ्रंट हो गया अपना सर्कुलर। आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। स्पीड कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हमने वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ ली थी। हाँ, thus a wavefront is defined as the surface of constant phases। अभी अभी हमने बात किया वेव फ्रंट जो है is defined as the surface of constant phase। The speed with which the wavefront moves outwards from the source is called speed of wave। आते हैं यहाँ पे अगला टर्म आ गया स्पीड ऑफ वेव। जैसे सारे फेस, एक फेस जो है सारे पॉइंट्स एक फेस में है, और जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे मतलब ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है, मतलब एक ही वेव है, ये इधर इधर जाएगी, तो जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसी को हम कहेंगे स्पीड ऑफ वेव। The energy of the wave travels in the direction perpendicular to the wave। एनर्जी ऑफ द वेव मतलब ये जो वेव है एक अपनी मान लेते हैं इसका मैक्सिमम भी डिस्टर्बेंस है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसकी जो एनर्जी होगी तो इसकी एनर्जी परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे इसके परपेंडिकुलर ये वाला वो होगा लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इनकी एनर्जी इस डायरेक्शन में होगी, कहाँ पर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो समझ गए हम लोग स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, और एनर्जी जो होती है इसके परपेंडिकुलर। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। If you have a point so emitting waves uniformly in all direction, then the locus of points which have the same amplitude and vibrate the same phase are spheres, and we have what is known as spherical wave as shown in figure 10.1 here। जैसे कि मैंने कहा बीच में तालाब में एक पत्थर फेंकेंगे तो जो वेव्स जनरेट होगी वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेव सिर्फ सर्कुलर नहीं होती, काफी प्रकार की होती है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में। आगे पढ़ते वो क्या है, तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं एक पॉइंट उसका सोर्स है, तो वेव जो होगी स्पेरिकल होगी, सर्कुलर भी नहीं स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब 3D ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, बीच में एक पॉइंट है उस पर मतलब चारों तरफ जो है वेव्स प्रोपोगेट होती है। आगे चलिए।
कैन बी कंसिडर्ड एज एंड वी हैव व्हाट इज नोन प्लेन वेव। मैंने कहा स्फीयर नहीं होती वेव, प्लेन वेव होती है। प्लेन वेव का ऐसा कहना है कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा उसका डायरेक्शन, पर इसके जस्ट बगल में भी एक पॉइंट होगा जिसका डायरेक्शन लगभग ये होगा, इसके पास में बनाते हैं ये, इसके बाजू में एक पॉइंट होगा ये, इसके बाजू में एक पॉइंट होगा ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि ये सोर्स अगर हम जो भी है सोर्स उससे बहुत दूर से देखे तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर, स्मॉल पोर्शन मतलब ये इस स्मॉल पोर्शन की बात कर रहा है, इस स्फीयर कैन बी कंसीडर एज अ प्लेन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एरो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब इसने मान लिया कि सारी वेव ऐसे 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 एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसको कहा गया है प्लेन वेव। जैसे हम लोग बाकी है ये एक सर्कल का हिस्सा, पर हम लोग इसको जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि आप फिगर 10.1 में देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारे वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर जा नहीं रहे, ऐसा उसको मान लिया गया क्योंकि उसको जूम करके देख। तो आगे बढ़ते हैं ना, इफ यू नो द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट इज इक्वल टू 0, देन ह्यूजेंस प्रिंसिपल अलाउ अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम टाउ। तो जैसे कि हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड क्या है वेव की, जैसे हमने ऊपर बताया स्पीड ऑफ वेव वी कंसिडर कर लेते हैं जिस स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है टाउ, v इंटू टाउ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम लोग सारे पॉइंट्स का अच्छा स्पीड ऑफ वेव अपने को पता है, और अपने को जिस टाइम पे उस वेव की पोजीशन निकालनी है तो हम उस टाइम को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को डिस्टेंस पता चल जाएगा कि जो पॉइंट अभी यहाँ पर था वो कुछ देर बाद यहाँ पर होगा, फिर इसके बाजू वाला पॉइंट जो था वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा। तो हम ये सारे पॉइंट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो हमको इस वेव का जो टाइम टाउ है उस पे उसका वो आ जाएगा, किस फेज में होगी वो, या फिर किस कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ये हमको टाउ टाइम पे पता चल जाएगा इस सिंपल फॉर्मूले से, v इंटू टाउ वाले फॉर्मूले से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Huygens principle is essentially a geometrical construction which given the shape of the wavefront at any time allow us to determine the shape of the wavefront at later time। जैसे कि हमने अभी बताया सारे पॉइंट्स को हम लोग जब v इंटू टाउ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट कैसे दिखने वाली है। अभी हम लोग सर्कुलर वेव की ही बात करें तो हमको पता है कि वेव सिर्फ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, पर अभी हमको ये सोच सकते हैं कि यार हमारी वेव जो है ये हुई प्लेन वेव, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ होगा। तो हम लोग किसी भी वेव को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कुछ देर बाद कहाँ पर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर अ डाइवर्जिंग वेव एंड लेट F1 F2 रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये कहना चाह रहे कि इस फिगर पे आ जाइए, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ये जो फिगर है F1 F2 जो है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वाली वेव है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस मतलब जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, और ये एक डाइवर्जिंग वेव है। डाइवर्जिंग वेव मतलब जो टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन, मतलब डाइवर्जिंग सिंपल भाषा में। ये नाउ अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये लाइन ध्यान देने वाली है। ये एक पॉइंट था t इज इक्वल टू 0 पर, ये पॉइंट जब थोड़ा टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो पहले इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था फिर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो यही है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। पहले यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था फिर यहाँ पर है, तो यही ये कहना चाह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो आगे प्रोपोगेट करेगी। wavelengths emitting from these points is spread out in all direction। ये इस डायरेक्शन जाएगी, इस डायरेक्शन जाएगी, इस डायरेक्शन जाएगी with the speed of the wave। These wavelengths emanating from the wavelengths are especially referred to as secondary wavelengths। If we draw the common tangents to all this wave, we obtain the new position of the wavefront। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं secondary wavelengths क्या होती है। जो ये थी यहाँ पर अभी मैक्सिमम है, जहां पर ये जाने वाली है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेंथ्स। तो हम लोग इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका कॉमन टेंजेंट हो गया ये यहाँ पर ये होगा। टेंजेंट मतलब जो सरफेस है 90 डिग्री में, और जब हम इन सारे टेंजेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा उसका लोकस, किसका, सेकेंडरी वेव का। तो यहाँ पे फिगर में लिख लेते हैं F1 F2 रिप्रेजेंट द स्फेरिकल वेव फ्रंट F1 F2, ये रहा F2 ये रहा F1, ये अपनी प्राइमरी वेव है, और ये जो बनने वाली है उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव।
सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आगे चलते हैं। जैसे ही मैंने कहा था वेव शेप स्फेरिकल नहीं होती है, प्लेन वेव होती है, ये है उसका एक एग्जांपल प्लेन वेव का। Thus, if you wish to determine the shape of the wavefront, it is a shootout with or spheres of radius vt। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वी टाउ, अभी थोड़ी देर पहले समझा था वी टाउ का वैल्यू। वी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट और टाउ बोले तो जिस टाइम पे अपने को अगर उस पॉइंट का वो चाहिए डिस्टेंस, अगर वो जो पॉइंट है किस डिस्टेंस पे होगा on the spherical wavefront where we represent the speed of light in the medium. If now we draw common tangents to all the sphere, we obtain the new position of the wavefront at t equal to tau. जिससे मैंने आपको समझा दिया अभी अभी। The new wavefront shown as G1, G2 in figure 10.2। जैसे G2 और G1 है, ये अगला बनने वाला वेव था। ये सब हमने भी अभी देख लिया है। इस अगेन स्फेरिकल विद द पॉइंट O एज ए सेंटर। हाँ, ये बात नोट करने वाली है कि जो सेंटर है इसके लिए भी सेंटर यही था और इसके लिए भी सेंटर यही था, मतलब सोर्स तो दोनों का एक ही है, ऐसा इसका कहना है कि सेंटर सेम में रहेगा, वेव प्रोपोगेट करेगी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके। The above model has one shortcoming. We also have a back wave which is shown as D1 D2 in figure 10.2. Students argued that the amplitude of the secondary wavelengths is maximum। हाँ, तो फिर से आ जाते हैं इस फिगर पर। तो अपना प्राइमरी वाला है, लिख ही देता प्राइमरी सेकेंडरी। तो इनका ये कहना था कि जो सेकेंडरी वेवलेट जो है उसका मैक्सिमम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड। इसका जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेव का, वो जो एम्पलीट्यूड है प्राइमरी वेव से ज्यादा होगा। पर आप खुद से सोचिए, कोई एक वेव है, आप मतलब पत्थर वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ये पत्थर मारा और यहाँ से वेव जनरेट होती, तो आप जनरल भाषा में मुझे ये समझाइए कि इसका जो जितना ये उठी है ये वाली वेव पहले वाली, क्या सेकेंड वाली वेव भी उठती जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। पर अपने ह्यूजन जी ने कहा था कि जो सेकंड वाली है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ। तो आगे देखते हैं हम लोग। ह्यूजन आर्ग्यूड दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इनका ये कहना था आगे वाली का जो होगा वो तो मैक्सिमम होगा, पर जो पीछे वाली वेव है, क्योंकि वेव तो हर तरफ प्रोपोगेट करी, आगे भी और पीछे भी, पीछे वाली का एम्पलीट्यूड जीरो होगा, इसलिए ये जो वेव है आगे जाती जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता था जैसे ये प्राइमरी वेव है पीछे आ जाए, नहीं, इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ आगे जाएगी क्योंकि आगे वाली का मैक्सिमम होगा और पीछे वाले का जीरो एम्पलीट्यूड होगा। However, this ad hoc assumption is not satisfactory। जैसे कि मैंने कहा जनरल एग्जांपल से हमको पता चल रहा है कि इनकी जो ये बात है ये गलत है, क्योंकि एब्सेंस इफ द बैक वेव इज रियली जस्टिफाइड फ्रॉम द मोर रैगरस वेव थ्योरी। मतलब ऐसा है कि जो हमने जनरल में समझा कि आगे नहीं जा सकती, पीछे भी जाएगी, तो ये जो था रैगरस वेव थ्योरी से समझाया गया, ये हमको अभी नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं। In the similar manner, we can use Huygens principle to determine the shape of the wavefront। तो अपने मोटा मोटा ये पता चल गया कि अपन ह्यूजन प्रिंसिपल से ये पता लगा सकते हैं कि जो अभी जो वेव है उसके टाउ टाइम के बाद वेव कैसी दिखेगी। ये था ह्यूजेंस प्रिंसिपल। In similar manner, to define the shape of the wavefront for a plane wave propagating through a medium। तो यहाँ पे हमारा दूसरा 10.3 स्टार्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो एक बार समरी ले लेते हैं ताकि कुछ हो। इंट्रो में हमने सिर्फ पढ़ा कि हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ से कुछ आपके याद करने लायक था नहीं, बस ये था कि जो पहला था पार्टिकल वेव माना गया था, उसके बाद हम लोग वेव पे शिफ्ट हो गए, पर वेव भी उस वक्त कंफर्म नहीं था कि वेव ही है। तो अपने थॉमस यंग जो है कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर कंफर्म कर दिया कि अपना जो है वेव फॉर्म में होती है। फिर एक और क्वेरी आ रही थी कि वैक्यूम में कैसे लाइट ट्रेवल करेगी, तो इधर अपने दूसरे साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम था मैक्सवेल, हाँ यार मैक्सवेल, तो इन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, तो ये वैक्यूम में भी चल सकती है। तो ये भी बात खत्म हो गई। फिर हम लोग आते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल पे। तो इसमें ये कहना था कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि अभी जो वेव है वो आगे जाके कैसे दिखेगी। तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ये सब थियोरेटिकल चल रहा है। तो आगे हम चलते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी काम आएगी। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्लेन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। We'll now use the Huygens principle to derive the law of refraction। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है ये, या तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या तो नॉर्मल से अवे बैंड। जब सरफेस के अंदर जो है लाइट एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है,
तो ये जो है इसका बेंडिंग वाला फेनोमेना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर पे थोड़ा ध्यान देना, ये फिगर 10.4, लेट पी पी डैश, ये रहा पी और ये रहा पी डैश, पी डैश ये कोई सरफेस है, सरफेस सेपरेटिंग मीडियम एंड मीडियम, ये है अपना मीडियम, ये रहा अपना मीडियम as shown in the figure 10. Let V1 and V2 represent the speed of light in medium 1 and medium 2 respectively. तो ये अपना जो मीडियम है ना, यहाँ स्पीड ऑफ वेव है ये V1 और लाइट की स्पीड यहाँ पर है V2, लिखा नहीं है V2 लिखा। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये वाला था लाइन, V2 is always less than V1. तो ये होते हैं, we assume a plane wavefront AB, ये रहा A और ये रहा B, ये दिख रहा है पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B. So we assume a plane wavefront AB propagating in direction A dash A. तो ये डायरेक्शन में चल रहा है A dash A में, ये कोई वेवफ्रंट चल रहा है इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल I. जो एंगल है I, ये रहा इंसिडेंट वेवफ्रंट, इस एंगल पे आ रही है, I एंगल पे आ रही है, at an angle I as shown in the figure. Let tau be the time taken by the wavefront to travel the distance BC. ये जो डिस्टेंस है BC, इसको ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाउ. तो अभी अभी मैं बताया था टाउ मल्टीप्लाई V1, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट V1 है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा BC. अब यहाँ ऊपर ऊपर देखिए, अब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, यहाँ पे लिखा है BC इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय टाउ. इतना भी कुछ ज्योमेट्री समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं. थेरी आगे है, अभी सिर्फ ये सब बता रहा है कि मीडियम ए बी ये सब है क्या. In order to determine the shape of the reflected wavefront, we draw a sphere of radius V2 tau. तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रही रिफ्लेक्टेड वेव, जैसे कि आप देखते हैं ए ई डैश. तो इसका अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा V2, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट V2 है और टाइम कितना है, टाउ टाइम की बात देखते हैं. तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर लेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करें, जैसे कि आप ये आगे देख रहे हैं, रेडियस V2 डैश टाउ फ्रॉम द पॉइंट A. ये रहा अपना सेंटर जिसको हमने A लिया है. सेकंड मीडियम V2, जैसे मैंने कहा, लेट C रिप्रेजेंट अ टेंजेंट प्लेन फ्रॉम पॉइंट C. पॉइंट C कहाँ गया, ये रहा CE रिप्रेजेंट, ये रहा C और ये रहा E. You see represent the tangent plane drawn from a point C on the sphere. Then AE V2 tau, AE कहाँ गया, ये अभी अभी अपने इसका डिस्टेंस निकाला. एंड C would represent the reflected wavefront. C जो अपना reflected wavefront है, इस एंगल पे I, ये रहा AB और ये इसका reflected wavefront है CE. If we now consider triangles, अब यहाँ से आपको समझना है, ये सब अभी नेमिंग कन्वेंशन बता रहा था. If we now consider the triangles ABC and AEC, triangle ABC, ये रहा triangle AEC, यहाँ पे मान A B और C और ये AEC, यहाँ पे अभी ध्यान देना है. तो ट्राइंगल है और ये सेपरेटेड है इस लाइन से, AC लाइन से. तो वी रेडीली ऑब्टेन साइन आई. आई कहाँ गया अपनी, ये रहा है. साइन ऑफ आई क्या होता है, इधर पाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, सॉरी थीटा नहीं, आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन आई का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वाला ए सी, क्योंकि आई एंगल है. इसको थोड़ा इन्वर्ट करके देखेंगे, बहुत होगा ऐसे देखेंगे. तो ये रहा अपना एबीसी ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये रहा एंगल आई, ऐसे में ज्यादा अच्छा दिख रहा है. इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AC और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला क्या होगा, BC. तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AC और इसका परपेंडिकुलर हो गया BC. ध्यान दिए, साइन आई इज इक्वल टू BC बाय AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. और BC अपन ने अभी अभी निकाला था, ये V1 था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और AC जैसे वैसा. एंड साइन ऑफ R, R कहाँ गया अपना, ये रहा
फिर से हम लोग बुक को उल्टा करेंगे, तो ट्राइंगल ईईसी पर ध्यान देना है इस बार आपको। एंगल ये रहा ए ई सी। एंगल आर का हाइपोटेनियस हो गया ये वाला एई वाला, और हाइपोटेनियस हो गया ईसी वाला। यहाँ पे पुट करती है ई बाई एसी, और ई का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला था, ये रहा V2 टाउ। तो यहाँ पे वैल्यू ऑप्टेन कर मतलब पुट कर दी हमने। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन लगाएंगे क्योंकि दोनों में एसी है, तो उधर पे आ जाएंगे कैलकुलेशन पर। V1 टाउ बाय एसी इज इक्वल टू साइन ऑफ, और यहाँ पे लिखा है V2 टाउ बाय एसी तो साइन ऑफ। तो यहाँ से हम एसी एसी को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, फिर सेकंड टर्म बाय फोर्थ टर्म से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा, ये टाउ से टाउ भी कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे बचेगा V1 बाय V2 टू साइन आई बाय साइन आई। तो यहीं पे लिखा हुआ है साइन आई बाय साइन आई इज टू V1 बाय V2। From the above equation, we get the important result that if R is less than I, that is the ray bends towards the normal, the speed of light wave in the second medium will be less than the speed of wave in the first medium. तो theory छोड़ेंगे अभी और इधर काम कर। V1 ये है और V2 ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जो एंगल R है वो कम होगा I से। एंगल R कब कम होगा, जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, जो अपनी लाइन है नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ये होगी आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब R कम होगा I से, तो ये जो साइन आई वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ये साइन R वैल्यू कम हो जाएगी। साइन आई ज्यादा है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो V1 को भी ज्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब लाइन अपनी जो वेव है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, तो V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा। और जब नॉर्मल से अवे बैंड हो रही है तो एंगल R जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और ये साइन R का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो V2 का वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा। तो नॉर्मल से अवे बैंड करेगा तो R ज्यादा होगा, साइन R इंक्रीज करेगा और V2 को ज्यादा होगा। तो नॉर्मल की तरफ बैंड कर रहा है तो अपना पहले वाला स्पीड ज्यादा था, और नॉर्मल से अवे बैंड कर रहा है बाद वाला स्पीड ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान पे रखनी है, तो आप इसका नोट बना लीजिए। फर्स्ट में दिस प्रेडिक्शन इज अपोजिट टू द प्रेडिक्शन फ्रॉम द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। जैसे कि सबसे ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे पूरा अपोजिट कहा गया था कि अर्थ नॉर्मल के तरफ बैंड हो रही है तो V2 की स्पीड ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है, V1 की स्पीड ज्यादा होगी। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया था, तो इसको अपने को मानना पड़ा था। एज द लेटर एक्सपेरिमेंट शोड द प्रेडिक्शन ऑफ द वेव थ्योरी वाज करेक्ट। यहाँ पे पूरा 101% कंफर्म हो गया कि वेव थ्योरी इज करेक्ट। Now, if C represents the speed of light in vacuum, then N1 is C by V1 and N2 is C by V2. अब यहाँ पे N1 और N2 क्या है? N is a ratio. C is the speed of light. C represents the speed of light in vacuum. और V जो है अपनी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। V1 बोले तो मीडियम यहाँ पे ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन M1 मीडियम 1, और V2 के स्पीड ऑफ लाइट इन M2। फिर ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये N1 N2 एक रेशियो है। हाँ, आर नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। एंड जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ये थोड़ा याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in that medium in which we are finding the refractive index of medium 1 and medium 2 respectively. It terms the refractive index equation 10.3 जो हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी, sin I by psi r V1 by V2। इसी के जैसी एक और इक्वेशन आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे V1 V2 का वैल्यू पुट करेंगे, ये रहा V1 V2। तो यहाँ से C से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। बेसिक इक्वेशन है, करना अच्छी बात है। ये अपने पास इक्वेशन थी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू V1 तक V2। और अभी अभी अपने पास क्या आया है, ये वाला रिलेशन आया, N1 इज इक्वल टू C बाय V1, N2 इज इक्वल टू C बाय V2, N1 इज इक्वल टू C बाय V1, N2 इज इक्वल टू C बाय V2।
तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट करेंगे। V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, C इंटू N1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू आ जाएगी C इंटू N2। तो C इंटू N1 C इंटू N2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो ऊपर वाली इसमें यहाँ पर देखा साइन आई बाई साइन आर, और ये यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ N2 बाई N1, सॉरी N2 बाई N1। यहाँ पे थोड़ा आपको दिखने रहा होगा, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं। तो अपने पास एंड में ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, N1 साइन आई मल्टीप्लाई बाय N2 साइन आर, जहाँ पे N1 N2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन आई साइन आर क्या है, एंगल किसका, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर का। फर्दर इफ λ1 and λ2 denote the wavelength in light of medium n1 m1 and m2 respectively, and if the distance bc is equal to λ1, फिर से हम लोग को उस फिगर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है bc is λ1 and a is λ2। bc है, ये रहा अपना bc, ये रहा bc और ये रहा a। तो bc को क्या बोला है, λ1, और इसको बोला है λ2। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ये वाला रेशियो आ गया λ1 बाय λ2 bc बाय ए। तो v1 v2 ये तो ऊपर वाले रिलेशन है, v1 बाय v2 ए और bc वाला। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो है ये v1 बाय λ1 टू v2 बाय λ। ये कहाँ से आ रहा है, इसका सिंपली मैं प्रूफ दे देता हूँ छोटा सा। c इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम सेम रखा है इन लोगों ने, तो v बाय डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस को सिंपली लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा v1 बाय λ1 इज इक्वल टू v2 बाय λ। ये भी एक रिलेशन है। ये सब रिलेशन एक ही है, बस इसमें क्या है, इधर से उधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन को। The above equation implies that when the wave gets refracted from denser medium, the wavelength and the speed of propagation decreases, but the frequency remains the same. यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए। तो वो इक्वेशन जैसे हम जब से कह रहे हैं कि एक मीडियम होता है M1, एक मीडियम होता है M2, किसी में बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, किसी में नॉर्मल से अवे बेंड होगी, जैसे हम लोग कह रहे थे। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, कहाँ पर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कहाँ नॉर्मल से अवे बेंड होगी। The above equation implies that when a wave gets refracted into a denser medium, ये होगा डेंसर मीडियम, और ये होगा जिसमें जो ये डेंसर है, तो इसमें ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हो गए ये रेयर होंगे, ठीक है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो अब मैं आपको सिंपली याद करने के लिए ये बता सकता हूँ, जैसे कोई लड़का है, आप वेव को एक बार कोई बंदा मान के चलिए, यहाँ पर यहाँ पे भीड़ कम है, मतलब भीड़ कम को क्या बोलते, चलिए यहाँ पे भीड़ कम है, तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे दूर दूर। हाँ, तो हम लोग ये वाला पैरा पे थे। The above equation implies that when a wave gets refracted into a denser medium, V1 is greater than V2। जब हम हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि एक बंदा है, वेव को आप एक बंदा मानिए, ये रेयर मीडियम, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है दूर दूर होंगे। ये डेंसर मीडियम, यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास में, पास पास में, पास पास में। तो यहाँ पे जो लड़का है जिसको हमने अभी माना हुआ है, वेव को लड़का माना हुआ है, वो यहाँ पर जब चलेगा तो उसका जो स्पीड होगा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको भीड़ कम, उसका कोलिजन कम होगा, और उसको भीड़ कम है तो तेज तेज जाएगा। फिर जैसे वो डेंसर मीडियम में आएगा तो उसका स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि भीड़ होगा, उसके सामने लोग आएंगे, वो धीरे चलेगा। तो वहां पे यही कहा गया V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये एनालॉजी से सीधे हम लोग ये समझेंगे डेंसर मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग V1 इज ग्रेटर देन V2। ये V1 है रेयर मीडियम का स्पीड, और V2 है डेंसर मीडियम का स्पीड। वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीजेस, जैसे कि V अपने को पता क्या है, लैम्डा बाय टाउ। यहाँ पे λ1 लैम्डा टाउ, टाउ सेम है, तो λ1 और λ2 का जो डायरेक्ट रिलेशन है V1 V2 से पता चल रहा है, क्योंकि V1 ज्यादा तो लैम्डा ज्यादा, और V2 ज्यादा तो λ2 ज्यादा। और यहाँ पर हम लोग अभी आएंगे फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जो है 1/T,
1/t। तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा सेम मान ली, अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 माने लैम्डा बाय टाउ 1 टाउ। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाउ। तो यहाँ हो जाएगी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ1। तो जब स्पीड ऑफ v1 ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो होगा कम होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ज्यादा होगा। आपको ये वाला रिलेशन मैंने अभी अभी बताया। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी टाउ को सेम मान रहे हैं तो अपने को लैम्डा लैम्डा 2 का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली पता चला लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो यहाँ पे आज हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो ये वाला पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि v1 ज्यादा है तो अपना लैम्डा 1 ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा तो लैम्डा 2 ज्यादा होगा। अब डायरेक्ट रिलेशन। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।